पर आज अपन लेते हैं मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम में देखिए, आप सुनिए, हमने ये बोला था कि एल्यूमिनियम इस दुनिया में सबसे ज्यादा मिलने वाला मोस्ट अबंडेंट मेटल है। मैं बात मेटल की कर रहा हूं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो जितने भी मेटल मिलते हैं उसमें सबसे ज्यादा मिलने वाला मेटल कौन है? एल्यूमिनियम है। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट वो है एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो एलिमेंट में तो सबसे ज्यादा था ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, ठीक है ना। अब देखो इसके, अगर अपन मेन ओर्स की बात करें तो मेन ओर्स में देखिए, सबसे पहले मैंने लिया Al2O3, इसको बोलते हैं अपन कोरंडम, है ना। ये इसी का नाम होता है एल्यूमिना, ठीक है। कोरंडम बोलो चाहे एल्यूमिना बोलो, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या होता है? ये मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट ऑफ वेरियस प्रीशियस स्टोन्स, वेरियस प्रीशियस स्टोन। स्टोन समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हमारे पास जैसे कुछ अलग अलग टाइप के स्टोन होते हैं, है ना। जैसे आपके पास देखा होगा एमराल्ड होता है, सफायर होता है, टोपाज होता है ना, रूबी होता है। ये वही बेटा जो अपन कहते हैं ना, पंडित जी कहते हैं साहब नीलम पहनिए, पन्ना पहनिए, पुखराज पहनिए, है ना, ये इससे अच्छा मिलेगा। तो जो अपन पहनते हैं नीलम, पन्ना, पुखराज, ये वही है। तो इन जितने भी ये प्रीशियस स्टोन है उसका मेन कंपोनेंट ये होता है। एक तो ये क्वेश्चन आता है, अच्छा इन अलग अलग स्टोन का कलर अलग अलग आता है ना। तो वो जो कलर आता है वो कलर होता है, कलर is due to various d block metals, d block metal ions, है ना। अलग अलग तरह के हो सकते हैं, Fe+3, Cr+3, कोबाल्ट+3, इनके। अब ये कलर डेवलप कैसे होता है? एक थ्योरी आती है डीडी ट्रांजिशन, वो अपना चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो कोरंडम या एल्यूमिना है ये मेन कंपोनेंट ऑफ वेरियस प्रीशियस स्टोन का होता है ना। एमराल्ड, सैफायर, टोपाज, रूबी, जो ये अपन कहते हैं ना नीलम, पन्ना, पुखराज, ये वही है। तो उनका ये मेन कंपोनेंट है, ठीक है। उनमें कलर इन मेटल की इंप्योरिटीज के कारण आता है, ठीक है साहब, ठीक है ना। अब कलर कैसे डेवलप होता है? एक थ्योरी आती है डीडी ट्रांजिशन। वो डीडी ट्रांजिशन अभी हमने पढ़ी नहीं, तो हम जब कोऑर्डिनेशन कर लेंगे तब अपन सीखेंगे। तो अभी तो आप सिर्फ ध्यान रखेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे पास जैसे Al2O3.H2O, Al2O3.2H2O, Al2O3.3H2O, ठीक है। इसको बोलते हैं डायास्पोर, इसको बोलते हैं बॉक्साइट, इसको बोलते हैं गिब्साइट। ये एल्यूमिनियम के कुछ मेन ओर है। इसके अलावा एक और ले सकते हैं अपन, Na3Al(F6), इसको बोलते हैं क्रायोलाइट, ठीक है। अब आप लोगों के सिलेबस में ये बॉक्साइट वाला है ना। जो हमारे जो 12th लेवल तक के जो सिलेबस में है वो हमारा कौन सा है? वो बॉक्साइट है ना। तो हमें बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट करना है इस मेटल को, कि कैसे क्या करेंगे वो अपने को सीखना है, ठीक है ना। तो ये आपका डायास्पोर, बॉक्साइट, गिब्साइट, क्रायोलाइट, और भी है, बोरनाइट है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख लीजिए आप इनको। देखो, एक वाटर का मॉलिक्यूल, दो वाटर का मॉलिक्यूल, तीन, है ना।
तो ये ऐसे देखो, याद रखो, ये डी, ये बी और ये जी, जी है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। तो हमारा जो एक्सट्रैक्शन होगा वो बॉक्साइट से करना है हमें। तो बॉक्साइट से कैसे करेंगे एक्सट्रैक्ट, वो समझते हैं। हाँ, बेस्ट बॉक्साइट है बेटा, बेस्ट भी बॉक्साइट है इसमें, क्योंकि एल्यूमिनियम की परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है इसके अंदर। तो अपन लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। ठीक है, तो बेटा एल्यूमिनियम ये है, सॉरी बॉक्साइट है ना। अब बॉक्साइट में देखो क्या होता है, सुनो। सबसे पहले ये एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड है ना। अब इसमें देखा जाए तो क्या क्या खास बात है, देखो इसमें जो मेजर इंप्योरिटी होती है, मेजर इंप्योरिटीज होती है Fe2O3, SiO2। मेनली तो ये दो होती है, कुछ ऑथर्स TiO2 भी लिखते हैं, बट मेनली आपको इन दो को ध्यान रखना है, ये दो। बॉक्साइट के अंदर मेजर दो इंप्योरिटीज है, Fe2O3 एंड SiO2। अब देखो, अगर Fe2O3 SiO2 से ज्यादा है ना, तो क्या होता है कि जो कलर ऑफ बॉक्साइट है, कलर ऑफ बॉक्साइट आपको मिलेगा रेड कलर का, मतलब उस बॉक्साइट का कलर रेड कलर होगा, इसलिए इसको अपन नाम दे देते हैं रेड बॉक्साइट। इसका मतलब रेड बॉक्साइट में मेजर इंप्योरिटी क्या है, Fe2O3 के। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि SiO2 ज्यादा अमाउंट में हो, तो इसका जो कलर है वो व्हाइट होता है, व्हाइट कलर, तो इसको अपन बोलते हैं व्हाइट बॉक्साइट। तो ये रेड और व्हाइट बॉक्साइट जो है वो इनके कलर के बेसिस पे नाम दिए हुए, ठीक है ना। रेड और व्हाइट किस बेसिस पे नाम दिए हुए, इनके कलर के बेसिस पे। क्वेश्चन आता है आपके 12th में कि रेड बॉक्साइट में बताइए ज्यादा इंप्योरिटी किसकी होती है, Fe2O3 की, एंड व्हाइट बॉक्साइट में SiO2 की होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए आप। देखो वैसे हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है, और ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो आयरन का कॉम्प्लेक्स है, आप सारे बच्चे जानते हो, है ना। तो जहाँ आयरन है ना, उसको रेड कलर है। आप ऐसे याद रख सकते हो, ब्लड में हीमोग्लोबिन है वो रेड कलर रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर भी ये रेड कलर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो सुनो, रेड बॉक्साइट और व्हाइट बॉक्साइट ये दो अलग अलग वेराइटीज होगी। तो अपन चलते हैं सबसे पहले स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, मेटलर्जी के क्या क्या स्टेप हैं। तो सुनिए, सबसे पहला स्टेप है हमें क्रशिंग ऑफ ओर करना है ना। क्रशिंग ऑफ ओर का मतलब अपन ओर को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है सर। इसके बाद अपन करेंगे कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। ओर का कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। आपको याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी कि एल्यूमिनियम Ag एंड Au सब में AA है, Al, Ag, Au, इन सब का कंसेंट्रेशन अपन कर रहे थे केमिकल मेथड से, केमिकल मेथड या जिसको अपन बोलते हैं लीचिंग, केमिकल मेथड या लीचिंग से कर रहे थे नहीं कर रहे थे। तो केमिकल मेथड या लीचिंग में क्या होता है कि हम उस ओर को एक ऐसे रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं
जिसमें मेटल एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाए और जो आपका इम्प्योरिटीज है वो इनसोल्यूबल फॉर्म में रहे, ठीक है ना। तो अब देखो इस केमिकल मेथड में 3 मेथड काम आते हैं। एक काम आता है बेयर प्रोसेस, है ना। एक काम आता है होल प्रोसेस और एक काम आता है सरपेक्स प्रोसेस। 3 मेथड है ये, बेयर, होल एंड सरपेक। ये दोनों मेथड काम आते हैं रेड बॉक्साइट के लिए और ये काम आता है व्हाइट बॉक्साइट के। 3 मेथड है भैया, बेयर, होल एंड सरपेक। बेयर एंड होल तो रेड बॉक्साइट के लिए एंड सरपेक जो है वो आएगा व्हाइट बॉक्साइट के लिए, ठीक है ना। तो अब इनमें करते क्या है वही हमें सीखना है कि बेयर प्रोसेस में क्या किया, है ना, होल प्रोसेस में क्या किया, सरपेक प्रोसेस में क्या किया, है ना, वो अपने को सीखना है। तो इसको फटाफट आप नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। कंसंट्रेशन के 3 मेथड है, बेयर प्रोसेस, होल प्रोसेस एंड सरपेक प्रोसेस, ठीक है ना। तो इन 3 मेथड को 1 बाय 1 अपन समझते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, लेते हैं अपन नंबर 1 बेयर प्रोसेस। देखो ये हमारा बॉक्साइट है। बेयर प्रोसेस में हम रिएजेंट यूज करते हैं NaOH, ठीक है ना। तो बेयर प्रोसेस में जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक तो रिएजेंट ध्यान रखना है। अब इनकी रिएक्शन से कैसे होगा, देखो सुनो, आपको मैंने एक फंडा बताया था कि जब भी किसी ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करनी है उस बेस को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लो। तो एक काम करता हूं, इसके 2 मोल लिए और इसको मैंने इस तरह से देखो कन्वर्ट कर दिया Na2O प्लस H2O। इसको एक बार तोड़ लिया, इक्वेशन आपको इजीली लर्न हो जाएगी इसलिए किया मैंने। NaOH में से वाटर निकाल दिया, पीछे क्या बचा। अब ये बेसिक ऑक्साइड है और ये एम्फोटेरिक है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जनाब अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। तो एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। अगर साथ बेस है तो एसिड का काम कर देंगे और साथ एसिड है तो बेस का काम कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी साथ में बेस है तो एसिड का काम करेंगे। अच्छा, बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं, वो ऑक्साइडाइन डोनर होते हैं। ऑक्साइडाइन डोनर होते हैं। तो वो क्या करेंगे, अपना ऑक्साइडाइन इसको देगा। देखिए दीजिए, तो इस Al2O3 में एक ऑक्सीजन और जोड़ू तो हो गया Al2O4। इस ऑक्सीजन पे चार्ज -2 था, -2 को खत्म करने के लिए यहाँ 2 सोडियम है, वो 2 सोडियम मैंने यहाँ लिखे साथ में। तो एक तरह से ये हो गया Na2Al2O4। इसको अगर अपन सिंपल रेशियो में लिखें 2:4 तो ये हो गया 2 मोल्स ऑफ NaAlO2। ये बनेगा हमारे पास। इसको बोलते हैं बेटा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये इसका नाम है बेटा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। देखो अब थोड़ा सा 11th में अगर आपने पी ब्लॉक पढ़ा हो, एक कंपाउंड आया था HbO2।
ये कंपाउंड आया था HbO2। इस कंपाउंड का नाम बताएं। कौन बताएगा HbO2 का नाम? हाँ, ये है मेटाबोरिक एसिड। याद आया? इसको बोलते थे मेटाबोरिक एसिड। ये था मेटाबोरिक एसिड। ठीक है, अब इस मेटाबोरिक एसिड का H हटा के इसकी जगह अगर मैं सोडियम लगा दूं तो ये बन जाएगा सोडियम मेटाबोरेट। ठीक है, अब यहां B की जगह Al है ना। बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो जैसे ये मेटाबोरेट है और मेटा तो चला, बोरोन की जगह आ गया एल्यूमिनियम, तो इसका हो गया मेटा एल्यूमिनेट बोल देंगे इसको। तो ये मेटा एल्यूमिनेट है। तो ये लास्ट 11th में आपका आया हुआ है। ठीक है ना, इसको हमने बोला सोडियम मेटाबोरेट। अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते ही हटा देता हूं मैं एक बार। ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिला, इसको हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं वाटर के साथ। तो ट्रीट करने पर हमें ये मिला AlOH की होल थ्राइस। तो ये इस तरह से अपन इसको एक्सप्लेन करें। अब ये रिएक्शन कैसे हुई वो समझ लीजिए आप, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो, ये जो सोडियम मेटाल्यूमिनेट है उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं Na+ और AlO2-। हमारे पास सबसे पहले एक वाटर का मॉलिक्यूल आया H+OH-। प्लस वाला चला गया माइनस के पास, माइनस वाला चला गया प्लस के पास। क्या मिल गया? NaOH, और ये मिल गया HAlO2, है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखा था HbO2 मेटाबोरिक एसिड, इसको आप बोल सकते हो मेटा एल्यूमिनिक एसिड। ये जो है उसकी स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरह से है, देखो। ठीक है, आगे क्या हुआ, वाटर का एक मॉलिक्यूल फिर काम आया। अब ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो टूटा इस तरह से, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो ये H+, ये OH-, ये इसके साथ कंबाइंड, ये इसके साथ कंबाइंड। देखो क्या हुआ, HOAl, ये हो गया OH और एक OH और आ गया इसके पास। ये क्या बन गया, देखो ये बन गया AlOH की होल थ्राइस। तो बेयर रिएजेंट में देखो क्या किया हमने, सुन लो। बेयर रिएजेंट का, बेयर जो प्रोसेस है उसका रिएजेंट NaOH है। एल्यूमिनियम जो है वो एक एम्फोटेरिक है, यानी वो एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और वो बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे बेस काम में लिया। ये NaOH, एक बात आप दिमाग में फिट कर लो, जब भी किसी मेटल ऑक्साइड की किसी हाइड्रो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्ट करवा रहे हो तो उसको आप ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया करो, इजी हो जाएगा आपका मामला। तो अब ये जो NaOH है, इस NaOH को मैंने वाटर निकाल के इस तरह से ले लिया Na2O+ H2O। ठीक है साहब, अब होता क्या, ये बेसिक ऑक्साइड है, ये तो सबको ही पता है, फर्स्ट ए ग्रुप के। इसका ऑक्साइडाइड मैंने इसको दिया तो Al2 3 ऑक्सीजन थी, इधर से एक और आई 4 हो गई Al2O4। अब जब ये ऑक्सीजन आई तो साथ में -2 चार्ज भी लाई। -2 चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है तो 2 सोडियम ये है ही, वो यहाँ आ गई। आप इसको चाहे तो ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख लो। ठीक है, ये वाटर सोल्यूबल है हमारा। ठीक है, तो ये तो वाटर सोल्यूबल है और जो इम्प्योरिटीज है वो इनसोल्यूबल है। अब इसको हमने क्या किया, इस NaLO2 को वाटर से ट्रीट किया, हाइड्रोलाइज किया। हाइड्रोलाइज करने पर NaOH और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। बना कैसे, इस NaLO2 को मैंने आयन में तोड़ लिया, Na+ और AlO2-। ये वाटर का मॉलिक्यूल है, प्लस माइनस अपोजिट चार्ज के साथ जोड़ना है। इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ, क्या बन गया NaOH और क्या बन गया HAlO2 बन गया। अब ये HAlO2
फिर एक वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, डबल बॉन्ड है, यहाँ से टूटा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ये जो H प्लस है वो इसके साथ आ गया और OH इसके साथ आ गया, तो देखो टोटल 3 OH हो गए जो मैंने यहाँ लिखा वो बन गया। तो बेयर प्रोसेस में आपको याद रखना है रिएजेंट NaOH है और यहाँ अपन एल्यूमिनियम के एम्फोटेरिक नेचर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये बनता है यहाँ पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप। आपका नेक्स्ट सैटरडे पेपर होगा मेटलर्जी का, ठीक है ना, कल छुट्टी है सैटरडे संडे, तो आप मेटलर्जी लर्न करना शुरू कर दें, अगले सैटरडे आपका पेपर होगा मेटलर्जी का। ये यहाँ पे वो वाटर मॉलिक्यूल देखो, 2 ये है और एक ये, यहाँ लिख दो, ये लो, दो इसमें से निकले और एक इसमें से निकला, वो मैंने वहां लिख दी। 11th का टॉपिक दे देते हैं आपको, 11th का आपका पहला जो टॉपिक है मोल कंसेप्ट, वो देते हैं आपको पेपर में साथ में, ठीक है, साथ साथ में आप 11th भी रिवाइज करें। मोल कंसेप्ट के मैंने वीडियो डाल रखे हैं यूट्यूब पे, आप उनको देखें और समझने की कोशिश करें। तो आपके जो सिलेबस है वो है मेटलर्जी एंड पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दोनों मिला के पेपर आएगा। पेपर में ऐसा होगा 30 क्वेश्चन होंगे आपके मेटलर्जी के और 15 क्वेश्चन होंगे मोल कंसेप्ट के, ठीक है। चलिए बेयर प्रोसेस हो गया, बेयर के बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस लेते हैं बेयर के बाद, नेक्स्ट मैं लेता हूं होल्स प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें जो रिएजेंट है वो आपका है Na2CO3, ठीक है। इससे पिछले में क्या लिया था NaOH, अब ले रहे हैं Na2CO3। ये एक सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का, है ना, यानी ओवरऑल नेचर बेसिक हुआ, फिर जो स्ट्रॉन्ग है नेचर उसी के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। देखिए रिएक्शन कैसे होती है, ये Al2O3 डॉट 2H2, इसको हमें ट्रीट करना है Na2CO3 के साथ, ठीक है। तो देखो ये ऑक्साइड है, तो इस कंपाउंड को भी आप ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लो, कैसे करोगे, वही एक बार मैंने इसको ऐसे लिख लिया समझने के लिए। ये ऐसा करने से रिएक्शन आपको लर्न हो जाएगी, है ना। इस ऑक्सीजन को इसको दे दो तो बन जाएगा Na2Al2O4, जिसको आप ऐसा लिख सकते हो 2NaAlO2, ये CO2 और उधर से ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल आगे, आगे कि नहीं आगे। अब देखो सुनो, ये जो NaAlO2 है ये क्या करता है, इसका अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं और साथ में CO2 पास करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा करने पे देखो क्या होता है, ऐसा करने पर हमें मिलेगा AlOH की होल थ्राइस और Na2CO3 वापस मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी जो रिएजेंट काम आ रहा था वो रीजनरेट हो गया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने NaOH को भी रीजनरेट किया था, हम Na2CO3 को भी रीजनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं,
समझाता हूं। देखो अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या किया था, याद कीजिए, ये NaLO2 था, आपने उसको 2 मोल वाटर दिए थे, 2 मोल वाटर दिए थे तो NaOH, और आपने ये बनाया था, याद कीजिए, ऐसा कुछ किया था जस्ट पिछला। अब आपने देखा होगा कि ये जो NaOH बना, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि यहां पर CO2 भी बन रही थी साथ में, देखो बन रही है। CO2 जो है वो एक एसिडिक नेचर का ऑक्साइड है ना, और ये NaOH, ठीक है, ये बेस होता है। तो मैंने क्या बोला, जब भी किसी ऑक्साइड को रिएक्ट करवाना हो ना, तो दोनों ऑक्साइड बना लो अगर पॉसिबल है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया Na2O प्लस H2O, ये इसको ऑक्सीजन दे देगा। तो CO2 से क्या बन गया, ये CO3 माइनस 2, 2 ऑक्सीजन थी, एक और आ गई, 3 हो गई। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 सोडियम हमारे पास पड़े, या इसको आप लिख दो Na2CO3। तो जो रिएजेंट काम आ रहा था उस रिएजेंट को हमने वापस रीजनरेट भी कर लिया। पिछले में NaOH काम आ रहा था, NaOH रीजनरेट हो रहा था, इसमें Na2CO3 काम आ रहा है। तो जो NaOH बना, वो जो रिएक्शन में CO2 बनती है उसके साथ रिएक्ट करके उसने क्या बना लिया, Na2CO3। तो ये इस वे में हमारे क्या होता है कि थोड़े इकोनॉमिकल पड़ जाते हैं कि जो रिएजेंट काम आता है वो वापस रीजनरेट होता रहता है, वो वापस रीजनरेट होता रहता है, ठीक है ना। तो हमने 2 मेथड पढ़े अभी तक, बेयर प्रोसेस, होल प्रोसेस। बेयर में काम में लिया NaOH, होल में लिया Na2CO3। दोनों में हम एल्यूमिनियम के एम्फोटेरिक नेचर का यूज कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। दोनों मेथड रेड बॉक्साइट के काम आते हैं। रेड बॉक्साइट उसको बोलते हैं जिसमें Fe2O3 की इंप्योरिटी ज्यादा अमाउंट में। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ऑक्साइड की रिएक्शन तो आप ऐसे करोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप हाथों हाथ बना सकते हो प्रोडक्ट। चलिए, होल प्रोसेस हो गया। तो होल प्रोसेस के बाद अपन चलते हैं सरपेक प्रोसेस के अंदर। बात करते हैं सरपेक्स प्रोसेस। तो सरपेक प्रोसेस मैंने बताया था व्हाइट बॉक्साइट के काम आता है। किसके काम आता है, व्हाइट बॉक्साइट के काम आता है। व्हाइट बॉक्साइट में जो मेजर इंप्योरिटी थी वो SiO2 की थी। वो किसकी थी, SiO2। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता रखा है। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये Al2O3 डॉट 2H2, इसको अपन ट्रीट करते हैं कार्बन प्लस नाइट्रोजन के साथ। देखो क्या होता है, कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपने पढ़ा है। ये क्या करता है, इसमें से इस ऑक्साइड की तीनों ऑक्सीजन को निकाल के ले जाएगा, ले जाएगा। तो क्या बन गया, देखो 3 मोल ऑफ CO बन गया साहब। अब क्या होगा, ये 2 मोल्स वाटर लिख दो। अब बचे हुए 2 एल्यूमिनियम और 2 नाइट्रोजन, ये दोनों इस तरह से बना देंगे ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एग्जैक्टली आपको पता होगा एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, नाइट्रोजन की वैलेंसी -3, है ना। एल्यूमिनियम के वैलेंसी सेल में क्या होता है 283, और नाइट्रोजन के क्या होता है 25। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है ना। तो सरपेक प्रोसेस में अपन क्या काम में ले रहे हैं, कार्बन और नाइट्रोजन काम में ले रहे हैं। रिएजेंट याद करें ये, ठीक है ना। अब बेटा ये जो ALN बना, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, आपने लास्ट 11 में पढ़ा है।
अब इसका करते हैं अपन हाइड्रोलिसिस। जब भी इस तरह का हाइड्रोलिसिस आए तो जितने टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं उतने आपको वाटर के मॉलिक्यूल काम लेने। तो या तो टोटल पॉजिटिव काउंट कर लो या टोटल नेगेटिव। तो टोटल पॉजिटिव 3 है या टोटल नेगेटिव भी 3 है, तो मैंने ये ले लिया। जब इनको रिएक्ट करवाया तो देखो ये तो चला गया इस तरह से और ये आ गया इसके साथ, क्या बन गया देखो AlOH3 और NH3। ये क्वेश्चन खूब आता है कि अमोनिया एज बाई प्रोडक्ट कौन से मेथड में बन रही है एल्यूमिनियम के कॉन्सेंट्रेशन में, तो सरपेक प्रोसेस में बन रही है ना। अब आप थोड़ा अगर याद कीजिए, आपने जितने भी मेथड पढ़े अभी तीनों, बेयर प्रोसेस, होल प्रोसेस, सरपेक प्रोसेस, सारे प्रोसेस में फाइनली ये मिला आपको। चेक कर लीजिए आप, अगर आपने नोट डाउन किया है तो सब के अंदर आपको क्या मिला है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला है। ठीक है साहब। तो अब क्या होगा, अपन करेंगे कैल्सिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कैल्सिनेशन क्यों कर रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन है, तो जिनमें ऑक्सीजन होती है उसका कैल्सिनेशन ही करते हैं अपन, है ना बेटा। तो इस AlOH3 के 2 मोल लेके हीट किया तो क्या होगा देखो, आपका 3 मोल्स ऑफ वाटर निकल गया और पीछे क्या बन गया, Al2O3। अब जो इम्प्योरिटीज थी वो पीछे रह गई और हमें इस तरह से ये मिल गया। तो 3 प्रोसेस, बेयर, फिर था होल, फिर था सरपेक। बेयर में यूज लिया NaOH, होल प्रोसेस में Na2CO3 और इसमें हमने काम मिल लिया कार्बन और नाइट्रोजन। उन दोनों मेथड में हमने यूज किया था एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है साहब, हमने यूज किया था एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, और वो दोनों मेथड रेड बॉक्साइट के काम आए थे। रेड बॉक्साइट में Fe2O3 की इंप्योरिटी होती है, इसमें हम ले रहे हैं व्हाइट बॉक्साइट के लिए काम है, और ये एजेंट काम आ रहा है कार्बन और नाइट्रोजन काम आ रहा है। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन पूछता है कि अमोनिया एज बाय प्रोडक्ट किसमें बनता है, ये आपने इसमें देखा। ठीक है, तो रिएजेंट याद करने हैं आपको। रिएक्शन कैसे होती है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ढंग से आपको, कैसे जुड़ रहा है, क्यों जुड़ रहा है ना। रटने के बजाय समझने पे ध्यान दो। चलिए साहब, तो हम मेटल ऑक्साइड को ऑब्टेन कर चुके हैं। अब इस मेटल ऑक्साइड का करना है हमें रिडक्शन। मेटल ऑक्साइड का क्या करना है, रिडक्शन। नहीं, हम मेटल ऑक्साइड से मेटल चाहेंगे तो मुदीता जोशी कौन सा मेथड काम आएगा, ये जो हमें Al2O3 मिला उसको हमें कन्वर्ट करना है एल्यूमिनियम में, कौन सा मेथड काम आएगा। जतिन नोट्स खुले तो नहीं है, देखिए भैया हमारे पास एक पॉइंट आया था कि एक तो थे एस ब्लॉक के मेटल्स और एक था एल्यूमिनियम। इनके लिए हमने क्या किया था, हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड काम में लेते हैं, है ना। एल्यूमिनियम और कौन सा बेटा, एस ब्लॉक मेटल्स। तो चलिए आगे बात करते हैं। अपन लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ Al2O3। ठीक है, हाँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन लेना बेटा, सर रिफाइनिंग नहीं, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे, सुनो। सबसे पहले ये जिस मेथड से किया जाता है उसको बोलते हैं होल हेरोल्ड प्रोसेस। ये जिस मेथड से किया जाता है उसको नाम देते हैं
होल हेरोल्ड प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब जो Al2O3 है, ये क्या होता है, बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, पंगा जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज ले रहे हो और उसमें इलेक्ट्रिक करंट बह ही नहीं रही, तो फिर किस काम का, है ना भाई। हमने देखा मेटल के वायर इसलिए यूज लेते हैं कि अच्छे कंडक्टर होते हैं, प्लास्टिक के वायर लगा दो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं। तो ये एक तो पुअर कंडक्टर है। सेकंड देखो, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो नियर अबाउट इतना होता है, तो काफी हाई है। इतना हाई टेम्परेचर हमारे लिए अनइकोनॉमिकल पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। सेकंड प्रॉब्लम और क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम वो इतना है। अब मान लीजिए किसी ने कोशिश करके कि इतना खर्चा लगा दिया, लेकिन जो एल्यूमिनियम बना, वो एल्यूमिनियम तो इस टेम्परेचर पर वेपर फेज में आ जाएगा। तो भाई साहब ये टेम्परेचर तो इससे ज्यादा ही है ना, ये देखो ये टेम्परेचर इससे ज्यादा है, तो जो एल्यूमिनियम बनेगा वो वेपर फेज में आ जाएगा, और वेपर फेज में एल्यूमिनियम को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। जैसे आपसे कोई कह दे कि हमारा जो वाटर है वो वेपर फेज में है, तो उसको स्टोर करने में हमें बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, क्योंकि वेपर फेज तो बहुत जल्दी उठ जाती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अब हम करते क्या है, हम इसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज मिलाते हैं। जैसे एक तो मिलाया Na3AlF6, एक मिलाया CF2, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है क्रायोलाइट और ये है फ्लोरस्पार। तो ये काम करते हैं न्यूट्रल, याद कीजिए मैंने बताया था फ्लक्स। तो ये क्या करेंगे, एक तो जो कंडक्टिविटी है उसको इंप्रूव कर देंगे, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, ध्यान दीजिए, ये आयन में टूटेगा, ये आयन में टूटेगा, है ना। आयन्स में कैसे टूटा देखो, 3Na प्लस AlF6 -3, ये आयन में कैसे टूटा, Ca प्लस 2F माइनस। तो एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी राइज होगी। सेकंड भाई साहब, मेल्टिंग पॉइंट नियर अबाउट आपका 850 टू 900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सोचो कहाँ ये था और कहाँ ये आ गया, मतलब जस्ट आधा हो गया, तो हमारा खर्चा आधा पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो हमने ये सीखा था कि जो ये न्यूट्रल फ्लक्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के बीच बीच में घुसते हैं और जो पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन उसको डिक्रीज करते हैं। तो ये क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार का काम क्या हुआ, कंडक्टिविटी को एनहांस किया और मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस किया। ये स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाए थे, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स एंड न्यूट्रल फ्लक्स। ठीक है ना। तो ये अपना में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आता है आपका। ठीक है ना, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, प्रोसेस है होल हेरोल्ट। अब इसमें क्या डिफिकल्टीज आती है हमारे सामने, दो मेन डिफिकल्टी आती है कि एक तो एल्यूमिना इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है, सेकंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी हाई है। तो एक तो खर्चा ज्यादा लगेगा, चलो अगर हम इस टेम्परेचर को ले भी जाएं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो एल्यूमिनियम मिलेगा वो वेपर फेज में आ जाएगा, क्योंकि देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम कम है, ये टेम्परेचर इससे कम है, तो एल्यूमिनियम आ गया वेपर फेज में, और वेपर फेज में मेटल को हैंडल करना या स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करते हैं कि इस एल्यूमिना के अंदर हमने न्यूट्रल फ्लक्स मिलाई एक तरह से, क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कंडक्टिविटी बढ़ाई और मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस कर दिया। तो मेल्टिंग पॉइंट नियर अबाउट 850 टू 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया ये आपका। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आता रहता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, तो ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब ये प्रोसेस होता कैसे है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको।
देखो बेटा सुनो, हम क्या करते हैं इसमें, एक आयरन का टैंक लेते हैं, ये आयरन का टैंक है, इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको इस तरह से कार्बन की एक लाइन बना देते हैं, है ना, लाइनिंग ऑफ कार्बन, ठीक है। ये काम करेगा कैथोड की तरह, हम इसको बैटरी के कैथोड मतलब नेगेटिव से जोड़ दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि इसके अंदर जो चीजें हमने अभी बोली थी वो इसके अंदर भर देते हैं, कौन कौन सी, Al2O3 प्लस CF2 प्लस Na3AlF6, ये भर दिया हमने इसके अंदर, ठीक है। और फिर ऊपर की तरफ इस तरह से हमने ये ग्रेफाइट की रोड लगा दी, ठीक है। इन ग्रेफाइट की रोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ क्या करते हैं, इसको ऊपर से हमने कार्बन पाउडर से ढक दिया, इसे ढक दिया कार्बन पाउडर से, ताकि हीट लॉस ना हो। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम बनाया मैंने, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो सुनो, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, तो देखो होता है क्या है कि ये जो Al2O3 है वो ऐसे टूटा, Al+3 और AlO3-3, ये इस तरह से टूट गया आपका, ठीक है। एक मिला केटाइन और एक मिला एनायन, मिल गया कि नहीं मिल गया, केटाइन और एनायन, इज इट क्लियर। अब देखो एनोड पे जाता है एनाइन, तो ये एनाइन जैसे सपोज ये AlO3-3 में ले गया, तो ये वहां पे जाएगा और ये कन्वर्ट हो गया, देखो Al2O3 एंड बच गई पीछे 3/2 ऑक्सीजन, और साथ में इसने 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दी। बैलेंस इक्वेशन देखो, इधर टोटल 6 ऑक्सीजन है, 3 यहाँ काम आ गई, 3 यहाँ काम आ गई, 3/2 का मतलब 1.5, एक O2 में 2, तो 1.5 में कितनी होगी, 1.5 इंटू 2 3 होगी, ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैथोड पर, कैथोड पर कौन जा रहा है, केटाइन, वो Al+3 3 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो गया एल्यूमिनियम के अंदर, ठीक है ना। तो जो एल्यूमिनियम आपका होगा अब वो इस से बाहर आता जाएगा, आपका यहां से एल्यूमिनियम धीरे धीरे बाहर आता जाएगा। अब एक चीज सुनिए ढंग से, यहां अगर आप देख रहे हो कि एनोड के ऊपर ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, देखिए ध्यान से आप, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, मतलब ये एनोड है, ठीक है। इस एनोड के ऊपर क्या जनरेट हो रही है, ऑक्सीजन जनरेट हो रही है कंटिन्यूअसली। तो यहाँ जो ये ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, अब आप इलेक्ट्रिसिटी तो पास कर ही रहे, तो टेम्परेचर तो आप बढ़ा चुके हो, टेम्परेचर आप बढ़ा चुके हो। तो होता क्या है कि एनोड पर जो ऑक्सीजन रिलीज हुई वो कार्बन से रिएक्ट करके जैसे बना दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कार्बन से रिएक्ट करके बना दिया CO2। तो क्या होगा कि जो एनोड की रोड है वो धीरे धीरे डिप्लीट होती जाएगी, क्योंकि वो CO2 की फॉर्म में कन्वर्ट होगी और गैसियस फॉर्म में वहां से एस्केप करती जाएगी। तो धीरे धीरे ये छड़े जो हैं, ये रोड हैं, ये आपकी पतली होती जाएगी, डिप्लीट होती जाएगी, है ना, डिस्ट्रक्शन होगा इनका, ठीक है। तो हमें टाइम टू टाइम इन छड़ों को चेंज करना पड़ता है, ये जो ग्रेफाइट की जो रोड है इनको हमें टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो सुन लो इस प्रोसेस में क्या किया, आयरन का टैंक है, नीचे हमने ग्रेफाइट की लाइनिंग करके उसको बैटरी के कैथोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो फ्यूजन मिक्सचर था, फ्यूजन मिक्सचर में Al2O3 Na3AlF6 एंड फ्लोरिस्पान ये मिला के भर दिया, ठीक है।
इसका फंक्शन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये क्या काम करता है, इसका क्या यूज था। मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस किया, कंडक्टिविटी इसने एनहांस की। ठीक है, फिर ऊपर से हमने क्या किया, ग्रेफाइट की रोड लगा दी, उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ हमने कोक पाउडर से ढक दिया ताकि हीट का लॉस कम से कम हो। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये Al2 3 इस तरह से आयन में टूटा, Al+3 और AlO3-3। ठीक है, अब देखो एनाइन जाएगा एनोड पे, कैटाइन जाएगा कैथोड पे। तो मैं इस एनोड पे लेके गया, तो मैं इसको लेके गया, दो लिए, तो एक पे चार्ज है -3, तो दो पे हो गया -6। वो -6 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन लिखे। अब बचा क्या पीछे, Al2O3 और ये बन गया 3O2। ठीक है, कैथोड पे जो Al+3 है, वो वहां से जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं वो इधर आते जाएंगे, पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैसे आते हैं वो इधर। तो 3 इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हुए और बन गया एल्यूमिनियम। अब इस एनोड पे ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, ये ऑक्सीजन इन कार्बन रोड के साथ रिएक्ट करके CO या CO2 बनाती रहती है। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि ये धीरे धीरे डिप्लीट होती जाएगी, इसलिए हमें टाइम टू टाइम इनको चेंज करना पड़ता है। ठीक है ना, तो प्रोसेस का नाम था होल हेरोल्ड प्रोसेस, क्रायोलाइट फ्लोरोस्पार का फंक्शन, और ग्रेफाइट रोड को टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। ये चीजें आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। तो हम एल्यूमिनियम को ऑब्टेन कर चुके हैं, अब हमें इसका फाइनली करना है प्यूरिफिकेशन। ये प्यूरिफिकेशन कैसा होगा वो अपन समझते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप आ रहा है वो है इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। हमें एल्यूमिनियम का प्यूरिफिकेशन करना है। तो हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक, ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हूप्स प्रोसेस, हूप्स मेथड। ठीक है, तो जब अपन ने रिफाइनिंग किया था तो याद करो हमने बोला था कि इसमें 3 चीजें होती है, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। ये पढ़ाया था हमने। अब देखो इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे करते हैं। अगेन अपन एक आयरन का बॉक्स लेते हैं। ठीक है, इस तरह से वही नीचे हमने क्या कर दिया, कार्बन की एक लेयर बना दी। ठीक है, यहां तक इसमें मैंने भर दिया इम्प्योर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो याद करो हम इम्प्योर मेटल को हम हमेशा एनोड बनाते थे, तो इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है इस बार। ठीक है, अब जो बीच वाली जो लेयर है, ये बीच वाली लेयर मान लीजिए, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम क्या लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने लिया NaF, BaF2, AlF3, ये भर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एंड देन जो सबसे ऊपर की लेयर है, ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, प्योर एल्यूमिनियम ले लिया। ठीक है, और इस प्योर एल्यूमिनियम वाली जो लेयर थी इसके अंदर हमने इस तरह से ये ग्रेफाइट की रोड लगा दी ऐसे। ठीक है, और यहां से एक तरह से अपन मान लीजिए कंटिन्यूसली अंदर की तरफ इम्प्योर एल्यूमिनियम भेज सकते हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो आप इस तरह से बनाते हो कैथोड और एनोड। ठीक है, और बीच में अपन एक चीज भर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 3 चीजें, ये आपका हो गया एनोड, कैथोड, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट। ये भी वही है, देखो इम्प्योर एल्यूमिनियम
ये हो गया एनोड, ऊपर की तरफ हो गया कैथोड, और बीच में आ गया इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना। तो अब है ना, ये अरेंजमेंट पूछते हैं कि नीचे वाली लेयर में कौन है, ऊपर वाली लेयर में कौन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हो सकता है बच्चे के दिमाग में आए कि हमने इस एनोड को ऊपर क्यों नहीं लिया। तो बेटा इम्प्योर एल्यूमिनियम की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो हैवी होगा, तो हैवी चीज कहाँ रहेगी, नीचे ही रहेगी, इसलिए हमने इसको नीचे ही रखा है फिर। ठीक है ना। और दोनों के बीच में हमने क्या भर लिया, इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट हमने भर के रख दिया। अब देखिए, अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, तो जो ये AlF3 है वो इस तरह से टूटा, Al+3 3F-। ठीक है ना। याद कीजिए, जिस मेटल का आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हो उसी का कोई सोल्ट काम में लेना चाहिए। जैसे कॉपर के केस हमने कॉपर सल्फेट लिया था, सिल्वर के केस में हमने AgNO3 काम में लिया था, तो एल्यूमिनियम केस अपन AlF3 काम में ले लें। अब देखिए क्या होगा कि ये जो कैटाइन है ये कैथोड पे जाएगा, Al+3 3 इलेक्ट्रॉन लिए और कन्वर्ट हो गया एल्यूमिनियम में, यानी ये ऊपर की तरफ जाएगा। यानी ये AlF3 इस बीच वाली लेयर में ध्यान दीजिए, तो यहां से एल्यूमिनियम है ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखिए ऊपर की तरफ गया। ठीक है ना। अब ये तो जा रहा है एल्यूमिनियम, अब इसमें जो फ्लोरीन है 3F-, वो कन्वर्ट हो गया आपका 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके 3/2 F2 के अंदर, फ्लोरीन में कन्वर्ट हो गया। ये फ्लोरीन आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है इस दुनिया का, आपको सब जानते हैं फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये जो नीचे फ्लोरीन आया ना, ये फ्लोरीन जो नीचे इम्प्योर एल्यूमिनियम पड़ा है उस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता जाता है और कन्वर्ट कर देगा उसको AlF3 में। तो जितना एल्यूमिनियम यहां से ऊपर गया उतनी अमाउंट फ्लोरीन नीचे से एल्यूमिनियम के लेगी, उसको कन्वर्ट कर लेगी AlF3 में, और ये जैसे ही AlF3 बना यहाँ पर, है ना, ये AlF3 वापस ऊपर आ जाएगा। सुनो क्या किया, AlF3 टूटा Al+3 और 3F- में, तो Al+3 तो बीच वाली लेयर से ऊपर चला गया। ठीक है, कैथोड ऊपर, ये देखो F- नीचे आया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो गया फ्लोरीन। फ्लोरीन आपको पता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ इस लेयर के अंदर जो एल्यूमिनियम है उससे रिएक्ट करके बना देगा AlF3, बन जाएगा AlF3, और ये AlF3 वापस बीच वाली लेयर में शिफ्ट होता जाएगा। तो जितना एल्यूमिनियम ऊपर जा रहा है उतना एल्यूमिनियम नीचे से ये लेता रहेगा बीच वाली लेयर, और ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा। तो इस प्रोसेस को फिर बोलते हैं हूप्स प्रोसेस। ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम की मेटलर्जी हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है ना। राइट साइड वाला वर्क समझ नहीं बेटा, क्या कहना चाह रहे हो। अच्छा ये वाला, ठीक है, ये वाला क्यों नहीं वर्क किया बेटा, देखो इसमें अगर आप इसको अगर यूज लेते हैं तो ये जो डेंसिटी के अकॉर्डिंग अपन इनको अरेंज करना मुश्किल है। ठीक है, सेकेंडली अपन जो ये कह रहे हैं कि इस तरह से अपन ले रहे हैं, तो ये और ये की बात है, आप इस प्रोसेस को भी ऐसे कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आने दो, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे तब अपन करेंगे इसको एक्सप्लेन अच्छे से। तो आज की क्लास अपन खत्म कर दें। ग्रेफाइट रोड का यूज बेटा एज इलेक्ट्रोड करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने में रोल आता है। ये रोड और सारी आएगी, इलेक्ट्रोड और क्या होता है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है पूरा, इलेक्ट्रोलाइसिस और उसमें, है ना, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड सारे आएंगे। तो देखो आपका नेक्स्ट सैटरडे पेपर है हमारी, देखो मेटलर्जी कौन कौन सी होगी, हमने एल्यूमिनियम की कर ली, कॉपर की कर ली, अब नेक्स्ट टर्न पे अपन सिल्वर की करेंगे और आयरन की। तो नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। तो चैप्टर में आपको मैंने बोल दिया था कि मोल कंसेप्ट और मेटलर्जी आएगी। ठीक है ना। और जिन बच्चों की फीस डिपॉजिट नहीं हुई वो फटाफट डिपॉजिट करवाएं, क्योंकि फिर बाद में हो सकता है मैं फिर क्लास में अलाउ ना करूं। आप इस चीज को लाइटली ना लें। 7 तारीख का बोला था मैंने कब से, अभी भी कई बच्चे मतलब इवन तो पेरेंट्स भी बात नहीं कर रहे उनके,
मैं फिर इस चैप्टर के बाद हटा दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि किसी को ना हटाएं, ज्यादा बेटर है। तो आप डिपॉजिट करवा दें, ठीक है ना। कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, 2 दिन आराम से आप पढ़ें और लर्न करें इस चीजों को।